हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त मज़े में होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने दिवाली बनाई होगी। हमारे हिंदुओं का बहुत ही ज़बरदस्त त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार होता है। और आई थिंक अब आप लोगों ने जितना एंजॉय करना था कर लिया होगा और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। तो ये दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपने एग्जाम सोल्जर प्रीमियर लीग में एक और फिर से टेस्ट सीरीज। और उस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करके आप अपने स्कोर को कर सकते हैं, अपने स्कोर में बूम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि स्टडी के साथ-साथ उसका प्रैक्टिस में आपके प्रैक्टिस के जो अंदर जो टेस्ट सीरीज़ होती है, बहुत ही बड़ा रोल करती है। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ होती है, वो हमें ये जज करने का, ये डिसाइड करने का एक मौका देती है कि हम किस लेवल पे हैं, कितने ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, हमें कितनी और प्रैक्टिस की नीड है, किस टाइप के क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को हम ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, ऐसी प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए। तो आज हम फिर से आपके सामने एक टेस्ट सीरीज का लेकर आए हैं जिसमें क्वेश्चंस जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के और कुछ। ये स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप फटाफट से सॉल्व कीजिए, फटाफट इनका आंसर दीजिए। टाइमर को भी अपने साथ ले लीजिए ताकि आप लोग ये भी डिसाइड कर सके कि हमें कितना टाइम ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आज का हम क्वेश्चन सेशन जो है अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एग्जाम सोल्जर प्रीमियर लीग में जो आज की डेट का जो टेस्ट पेपर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सीरीज का वो आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम लिमिट हमने यहाँ दे रखी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम टाइम लिमिट आपको देंगे ताकि अपने टाइम लिमिट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सके और अपने जितने भी क्वेश्चन होते हैं 100% क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये टाइम लिमिट आपकी खत्म हो चुकी है। विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, इसका आपको आंसर देना था। ऑप्शंस आपके सामने थे 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। तो ये स्टूडेंट्स, इनमें से कोई ऑप्शन आपके सामने था, एक राइट आंसर है जिसका आपको चूज करना था। ये स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगेन ऑप्शन आपके सामने है 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। इन फोर ऑप्शंस में से, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं ताकि आप लोग अपने इस क्वेश्चन आंसर का चेक भी कर सके, करेक्शन भी जो कुछ करना हो वो देख सके। हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस, कुछ आंसर जो आपके हिसाब से सही हो लेकिन यहाँ एक्चुअल में अपने आंसर राइट हो या ना हो, ये तो हम आंसर की देखकर ही डिसाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं और उस कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर राइट होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, अगर रॉन्ग होगा तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को, किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए है 7 नवंबर, ऑप्शन बी है 8 नवंबर, ऑप्शन सी है 10 नवंबर और ऑप्शन डी है 11 नवंबर। ये स्टूडेंट्स, चारों में से एक ऑप्शन आपके चूज करके देना। तो ये स्टूडेंट्स, टाइम लिमिट का ध्यान इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस अगर टाइम लिमिट के हिसाब से होगी, आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट होगा, आपको आता है या नहीं आता है, ये सब सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हिसाब से अपना टाइम लिमिट फिक्स करके रखें कि आप अगर 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे तो मेजोरिटी होती है कि आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो जो क्वेश्चन आपके लेवल के थे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाकी को आपने स्किप किया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन रीड करने में इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि हम लास्ट के 10 या 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। और हो सकता है कि वो 10 to 15 क्वेश्चन हमारे लेवल के हो, हम उनको सॉल्व कर सकते थे या हम उनका आंसर रेस्पॉन्स आराम से कर सकते थे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नहीं देखे हैं या जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो किस लेवल के थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने टाइम लिमिट की यहाँ पे कंडीशन रखी है। टाइम लिमिट के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो डेफिनेटली 8 से 10 पेपर अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे साथ आप एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं अगर 8 से 10 पेपर की, तो आपकी टाइम लिमिट की जो हैबिट होती है वो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो जाती है। क्रिएशन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने थे 7 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 11 नवंबर। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके बताना है।
ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हाल ही में उत्तर कोरिया में ने निम्न में से किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करने की घोषणा की है? उत्तर कोरिया ने चीन में, जापान में, फ्रांस में या फिर नेपाल में। इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको देना है कि उत्तर कोरिया ने किस देश में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने की घोषणा की है। सन 4 आपके सामने है, चीन, जापान, फ्रांस या फिर नेपाल। इन चार में से कोई एक ऐसा देश है जिसमें उत्तर कोरिया ने अपना राजनयिक मिशन बंद करने की घोषणा की है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किसने किया था? आपको बताना है। खुर्शीद कुली खान ने, सआदत खान ने, सरफराज खान ने या फिर इनमें से कोई नहीं है, अन्य किसी ने इस पृथक करके, इसको अलग करके स्वतंत्र किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? आपको इन चारों में से एक ऑप्शन देना था। खुर्शीद कुली खान, सआदत खान, सरफराज खान या फिर अन्य। तो डिस्टेंस चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को चूज करना है और इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य समाज के जो लोग हैं वो भारत में कहां से आए थे? पश्चिम एशिया से आए थे, पूर्वी एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे या फिर दक्षिण एशिया से आए थे? फ्रॉम वेस्ट एशिया, फ्रॉम ईस्ट एशिया, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम साउथ एशिया। वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया फ्रॉम? कहां से आए थे? कहां से आया था वो? कहां से आया था आर्यन समाज? हमें का आंसर देना था। पश्चिम एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से या फिर दक्षिण एशिया से। आपने वो 3 इडियट्स का गाना सुना होगा, कहाँ से आया था। चलिए ठीक है, आर्य समाज के बारे में आपको बताना था कि इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को राइट आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना निम्न में से किस देश में की जाएगी? यूएई, अफगानिस्तान, तंजानिया या फिर केन्या। रिसेंटली द फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया विल बी established in which of the following country? यूएई, अफगानिस्तान, तंजानिया या फिर केन्या। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। देखिए आईआईटी एक इंडियन टेक्नोलॉजी का सेंटर है और ये सेंटर इंडिया में तो है ही, लेकिन इंडिया के बाहर भी इंडिया ने बाहर भी अपने जाकर इस आईआईटी की स्थापना की है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक ऐसा सेंटर ये इन्होंने खोला है जहां इंडियन की मेजोरिटी ज़्यादा होगी, इंडियंस को वहां ज़्यादा होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? पहली बार बिहार को किस मुस्लिम शासक ने जीता था? आपको इसका आंसर देना है। बाबर, खिलजी, तुगलक या फिर चंगेज खान। विच मुस्लिम रूलर फर्स्ट conquered बिहार स्टेट? बाबर, खिलजी, तुगलक या फिर चंगेज खान। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको इन चारों में से कोई एक आंसर है। रेजिस्टेंस 4 ऑप्शन आपके सामने थे, बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान। आपको बताना था बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन इन विच ईयर वाज द एक्ट ऑफ यूनियन पास्ड? 1699, 1699, 1757, 1757, 1707, 1707, 1815, 1815 में एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज द एक्ट ऑफ यूनियन पास्ड? 4 ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन आपको चूज करके बताना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ये लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का हु फॉर्म द रेड आर्मी? कार्ल मार्क्स, टाटस्की, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की, स्टालिन। कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की और स्टालिन। डिस्टेंस पर ऑप्शन आपके सामने है, आपको इनमें से कोई एक आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? हु बेन द प्रैक्टिस ऑफ सती? ऑप्शंस आपके सामने है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्जन। 4 ऑप्शंस में से आपको एक राइट आंसर चूज करके बताना था। सती प्रथा आपने देखा है, सती प्रथा क्या होती थी?
सती प्रथा, पुराने जमाने में लोग बताते हैं कि सती प्रथा वो एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर किसी औरत का पति अगर किसी भी वजह से खत्म हो जाता है, मर जाता है या शहीद हो जाता है, तो उसकी जो मिसेज होती है, उसकी जो वाइफ होती है, वो भी उसके साथ अपने आप को चिता में बैठा लेती है और सती होने का दावा करती है। सती मतलब हो गया जीता, जीती हुई औरत एक चिता पर बैठ जाती है और अपने साथ, अपने पति के साथ, अपने सुहाग के साथ वो अपने आप को अमर कर देती है। ये सती प्रथा थी। और सती प्रथा को किसने प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने थे। इन 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन आपको चूज करके बताना है सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था। हु बेन द प्रैक्टिस ऑफ सती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। लुक एट द सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12 एंड नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा ये आपको बताना है। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इस श्रृंखला को देखें 7, 14, सॉरी सीरीज में कुछ चेंज है। आप दोनों में से एक सीरीज चेक करके देख लीजिएगा कौन सी सीरीज के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको गिवन है। आई थिंक स्टार्टिंग के सीरीज के अकॉर्डिंग तो नहीं गिवन है। सेकंड का ऑप्शन है 7, 14, 17, 68, 73। ये 5 आपके सीरीज के डिजिट्स वैल्यूज गिवन है। आपको इसकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी वो आपको बतानी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 7, 14, 17, 68, 73 इनमें से कौन सा आगे डिजिट आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना। 428, 438, 79 या फिर 80। इन 4 ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन आपको चूज करके बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम आपके सामने चल रहा है। सीरीज के अकॉर्डिंग आपको सेट करके बताना है। ये सीरीज के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कॉमन आपको जनरल कुछ आइडियाज यहाँ पे होते हैं, कुछ जनरल प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन होते हैं सीरीज के। तो स्क्वायर होता है, मल्टीपल होता है, एडिशन होता है, डिवीजन होता है, क्यूब होता है, मल्टीपल प्लस एडिशन होता है, मल्टीपल प्लस स्क्वायर होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ चलते हैं। ये कुछ लिमिटेड आपके पैटर्न होते हैं, पैटर्न के हिसाब से बताना होता है। देखिए मेरे हिसाब से मैं एक आइडिया बताऊँ तो आप 7 2 14 रिलेशन है, 17 4 68 रिलेशन है। इसका डबल, इसका 4 टाइम, तो इसका कितना होना चाहिए 6 टाइम। एक्चुअली देखते हैं, फर्स्ट टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टाइम फाइंड करने के लिए 3 से ऐड किया। 2 मल्टीप्लाई 3 ऐड, 4 मल्टीप्लाई 5 ऐड, दैट मींस 6 मल्टीप्लाई होना चाहिए। 73 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कौन सी टर्म आएगी आप इनमें से आप चेक करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा, 438 इसका राइट आंसर होना चाहिए। एक्चुअली मैं जो मैथ्स है, मैथ्स या रीजनिंग का सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इन्हीं सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे चुटके में सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। देख के ही क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट डायरेक्शन में वो करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में, दैट मींस क्लॉकवाइज 60 डिग्री घूमता है, मुड़ता है और फिर उसी दिशा में, दैट मींस घड़ी की दिशा में ही 90 डिग्री मुड़ता है। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 210 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण में है, उत्तर पश्चिम में है, पश्चिम में है या फिर दक्षिण पश्चिम में है? आपको बताना है। वन पर्सन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न 60 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। Finally he turns to 110 degree in anti-clockwise direction. In which direction is he facing now? South, north, west, east or southwest? आपको इनमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। एक्स कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, तुम मेरे भाई नहीं हो। वाई का एक्स से क्या रिश्ता है? बहन का, पुत्र का, पुत्री का या पिता का? X says to Y, though I am your father's son, you are not my brother. How is Y related to X? Sister, son, daughter, father. 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। फटाफट से इस रिलेशन को बताइए, कौन सा रिलेशन इनके साथ, X के साथ Y का है? Y का X से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैं तुम्हारे बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का पुत्र नहीं हूँ, तुम मेरे भाई, सॉरी, मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। तो सीधी सी बात है, अगर एक ही बाप की औलाद है तो या तो आप समझ ही गए होंगे, बहन का, पुत्र का, पुत्री का या फिर पिता का। ये स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन आपके सामने थे। मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। लुक एट दिस सीरीज
8, 6, 9, 23, 87 ये क्या किया है कि एक्चुअली हमारे जो वर्कर्स है थोड़े से लेजी हो गए, थोड़े से एक्टिव नहीं है। जब से ये इंडिया वर्ल्ड कप हारी है तब से थोड़े से लेजी हो गए। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला को देखें 1, 1, 1, 3, 9 एंड डैश डैश डैश, दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, अगला कौन सा नंबर आना चाहिए, 30, 36, 13 या 27। आप इन दोनों सीरीज में से चेक करके देख लीजिए कौन सा वैल्यू आएगा। एक्चुअली फर्स्ट सीरीज आई थिंक जो गिवन है 8, 6, 9, 23, 87 ये तो रॉन्ग है। इसका जो 1, 1, 1, 3, 9 वाला सीरीज है वो मुझे राइट लग रहा है, बिकॉज जो वैल्यूज ऑप्शंस में गिवन है वो 4 ऑप्शंस ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच नहीं करती है। मेरे अकॉर्डिंग आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा वैल्यू आगे आएगा, 30, 36, 13 या 27। 1, 1, 1, 3 और 9 ये वैल्यूज आपको गिवन है। और नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है इसमें आपको बताना है। 30 आएगा, 36 आएगा, 13 आएगा या फिर 27 आएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सीरीज का। मैंने आपको बताया था सीरीज में क्या होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन डिवीजन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीपल चीजें भी चल सकती है, इंडिविजुअल सिंगल प्रोडक्ट भी होता है, दैट मीन्स एडिशन का ही है या फिर मल्टीपल का है या फिर डिवीजन का है। सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। मेरे हिसाब से इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, बिकॉज 1, 1, 1 3 टाइम आया है। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 प्लस 0, दैट मीन्स दो ही कंडीशन है, या तो प्लस 0 करो या फिर मल्टीप्लाई 1 करो। और इसी के अकॉर्डिंग इस सीरीज का सॉल्यूशन होगा। अगर कोई 3 टर्म्स कंटिन्यू एज इट इज आ रही है, फर्स्ट टाइम 0 ऐड करके सेकंड टाइम 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद की कंडीशन क्या होगी वो आप चेक कर सकते हैं। सोल्यूशन में आपको बता रहा था कि एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे जो वर्कर्स जो हमारे यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं वो थोड़े से बिजी हो चुके हैं या थोड़े से नर्वस हो चुके हैं। जब से इंडिया वर्ल्ड कप हारी तब से उनके काम करने में मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उनको थोड़ा ट्यूर पे ले जाना पड़ेगा, तो थोड़ा उन्हें एंजॉय करना, थोड़ा उनको घुमाना पड़ेगा। जब वो घुमाएंगे तो माइंड से थोड़ा सा ये वर्ल्ड कप का जो लॉस हुआ है, जो वर्ल्ड कप जो इंडिया हारी है उसकी वजह से थोड़ा सा वो जो डिस्टर्ब चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस जो उनके माइंड में चल रहा है वो अब रिमूव करना पड़ेगा। वैसे बात करें टीम इंडिया की, टीम इंडिया बहुत ही जबरदस्त खेली है। टीम इंडिया ने स्टार्टिंग से लेकर बहुत ही बढ़िया गेम प्ले किया है और लास्ट तक जो सेमीफाइनल तक का मैच था तब तक बहुत ही जबरदस्त टर्निंग पॉइंट लेकर चेंज किया। काफी कुछ गेम में उतार चढ़ाव हुए। बहुत सारे मैचेस तो वन साइडेड ही कर दिए इन्होंने। जैसे आप बात करें तो पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया मैच चला था, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ उन्होंने स्टार्ट किया तो इंडिया ने पाकिस्तान के बैट्समैन सब ऑल आउट कर दिया। मतलब जितने मैच हमने देखे उन सभी मैचेस में एक ही चीज खास आ रही थी, इंडिया इंडिया इंडिया, ओनली इंडिया। या बैटिंग में बहुत जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया या फिर बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। बात करें मोहम्मद शमी की तो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया है। उन्होंने आई थिंक न्यूजीलैंड के जो गेम था उसमें 7 विकेट लेकर बहुत ही जबरदस्त उन्होंने टीम की वापसी करवाई थी। अगर बात करें बैट्समैन की तो विराट कोहली ने बहुत ही जबरदस्त प्ले किया। उनकी तो बात करना मतलब क्या कहना, उनके लिए जितना कहो उतना कम है। मैं ये नहीं कहता कि टीम इंडिया फाइनल मैच में बढ़िया नहीं खेली है, वो अपनी तरफ से बढ़िया खेली है, लेकिन कुछ किस्मत भी होती है, कुछ लक भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से गेम है, गेम हार और जीत दो ही ऑप्शन होती है, तो हारती है फिर जीतती है। लेकिन बात करें अगर 11 मैच बाकी के जितने मैच उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेले थे, उन गेम्स की वजह से बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना स्कोर बूम किया था। बहुत सारे रिकॉर्ड भी उन्होंने ब्रेक किया था, जैसे सचिन का रिकॉर्ड विराट कोहली ने ब्रेक किया था। रोहित शर्मा ने भी काफी एक दो जो स्कोर थे उनको ब्रेक किया। बात करें मोहम्मद शमी की जो टॉप में था बॉलर्स में, उन्होंने हाईएस्ट विकेट उन्होंने लिए थे। तो डिस्टेंस किसी भी चीज में अगर आप सफलता नहीं पाते हैं तो उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये जिंदगी है, जिंदगी आपको कभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तो कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको लॉस होता है, जिसमें आपको नेगेटिविटी आपको लगती है कि मुझे नर्वसनेस आ गई है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने ये ट्राई किया बट मेरा हुआ नहीं। वहां पे लोगों ने इसके बारे में काफी कमेंट भी किए थे कि क्लास टेस्ट होते हैं या फिर जो मंथली टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हमने बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर किया, फाइनल एग्जाम आए तो हम लोग फेल हो गए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे पेपर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनका स्कोर होता है। लेकिन जब वो मेन जो एग्जाम होता है कंपटीशन, उस एग्जाम को देने आते हैं तो वहां जाके वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ऐसा करना है। वो जिस साइकोलॉजी से उस समय एग्जाम टाइम में, मेन एग्जाम के टाइम पे जिस साइकोलॉजी से गुजरते हैं, उस साइकोलॉजी की वजह से मेरे हिसाब से वो 100% नहीं दे पाते। मुझे जहां तक लगता है हमारी टीम इंडिया में जो कुछ नए बैट्समैन या नए बॉलर्स थे, को इतना एक्सपीरियंस नहीं था वर्ल्ड कप का। कुछ ही प्लेयर्स को एक्सपीरियंस था, बाकी कुछ प्लेयर्स को एक्सपीरियंस नहीं था।
जिनको एक्सपीरियंस नहीं था वर्ल्ड कप का, वो मेरे हिसाब से, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से फाइनल के एक वर्ड था, फाइनल वर्ड, फाइनल फाइनल मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। उस फाइनल मैच का जो माइंड में टेंशन था, उस टेंशन की वजह से वो अपना ओरिजिनल गेम नहीं खेल पाए। लाइक बात करें ओपनर जोड़ी में जो शुभमन गिल थे, वो स्टार्टिंग में जैसे प्ले कर रहे थे, हमें लग रहा था कि जैसे वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है। क्या टेंशन थी? फाइनल मैच जीतना है, फाइनल मैच जीतना है, बाकी गेम जीत लिए कोई बात नहीं, फाइनल गेम में जीतना है। ये माइंड में साइकोलॉजी होते होते उन्होंने अपना ओरिजिनल गेम नहीं खेला और विकेट दे बैठे। ऐसे ही केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन बड़ा स्कोर अगर हम टारगेट देते तो शायद बहुत बढ़िया अपने लिए होता है। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। हमें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप माइंड में ये रखते हैं कि मेरा मेन एग्जाम है, मुझे बेस्ट करना है, मैं क्या करूंगा, मुझे ऐसा करना है, ये चीजें अगर छोड़ेंगे तो हम अपना ओरिजिनल जो स्कोर है वो हम ले पाएंगे। हम अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके पेपर दे पाएंगे, दिमाग में कुछ और चीजें नहीं आएगी, हमारे माइंड में केवल एक ही चीज आएगी, मुझे केवल पेपर करना है, पेपर में अपने जो क्वेश्चन है उनको 100% करने की कोशिश करना है। कहने का मतलब सिर्फ एक है, हालात चाहे कैसे भी हो, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, वो चाहे सिर्फ फर्स्ट पेपर हो या लास्ट पेपर हो, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, सॉलिड रहना है। बिकॉज अगर दिमाग से आप सॉलिड रहेंगे, दिमाग आपका परिपक्व होगा, दिमाग आपका सेंटर में होगा, तो आप हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आई थिंक बेस्ट भी कर पाएंगे। वहां आपका माइंड प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा। ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर करो, चाहे से वो प्रैक्टिस पेपर हो या फिर मेन एग्जाम का पेपर हो, आपको हमेशा एक जैसा रहना है, अपनी ओरिजिनलिटी को कहीं नहीं जाने देना है। जैसी आपकी कंडीशन है उसी कंडीशन को आप कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। एक शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी तो सुमित का मुख किस दिशा में था? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या आंकड़े अपर्याप्त है। One evening before sunset, two friends, Sumit and Mohit, were standing facing each other and talking. If Mohit's shadow was on his immediate right, then in which direction was Sumit facing? नॉर्थ आंसर के लिए यहाँ पे नॉर्थ देख पाता है मैंने कि हमारे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, हमारे जो कंटेंट राइटर उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। उत्तर को इन्होंने आंसर कर दिया। ये नॉर्थ फेज के लिए बात चल रही है, नॉर्थ साइड में था, टुवर्ड्स साउथ था, टुवर्ड्स वेस्ट था, या फिर डाटा इज इनसफिशिएंट। ये फोर ऑप्शंस आपके सामने है कि अगर ये दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हैं, सूर्यास्त का समय है और इसमें मोहित की छाया उसके दाईं ओर है, तो सुमित का फेस किस डायरेक्शन में आपको बताना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या जो भी आंकड़े आपके पर्याप्त हैं, इनसफिशिएंट आपके डेटा हो। फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको देना है ये आपको चूज करके। मेरे हिसाब से, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस होते हैं कॉमन है, इनको आप फील कर सकते हैं। आप अगर आप पेपर वर्क नहीं भी करते हैं, देखो मैंने देखा है कि साइंस जो चीज है या टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है, वो पहले माइंड में यूज होना होता है, माइंड में उस चीज को देखना होता है, फील करना होता है, अपने आप को वहां रखना होता है और उसके बाद आपको इमेजिन करके बताना होता है कि ये आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक ऐसे ही जैसे सुमित की बात चली, सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो सबसे पहले सूर्यास्त किस समय और किस दिशा में होता है वो आपको देखना है। सूर्यास्त के समय छाया किस तरफ होती है, किस तरफ फेस करने से हमारी छाया लेफ्ट राइट में आएगी, दैट मीन्स नॉर्थ और साउथ की कंडीशन में ही होना है, या तो नॉर्थ साइड में होगा या फिर साउथ साइड में उसका फेस होगा। दैट मीन्स पश्चिम वाली चीज तो खत्म हो गई, ईस्ट वेस्ट खत्म हो गया। अब मोहित की छाया ठीक उसके दाईं ओर, तो मोहित किस साइड में होना चाहिए था कि मोहित का फेस किस साइड में होना चाहिए था कि उसकी राइट साइड में उसकी शैडो हो। दैट मीन्स रोहित का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर रोहित नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसकी शैडो उसके राइट साइड में होगी। तो रोहित का फेस अगर नॉर्थ में है तो सुमित का फेस उसके जस्ट अपोजिट है, दैट मीन्स साउथ में है। सीधा सा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ साइड में उसका फेस होगा। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, जब भी डायरेक्शन रिलेटेड आए, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को फील करना है और थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करनी है कि शैडो किस डायरेक्शन में आएगी। अगर सूर्योदय के समय की बात करें, सनराइज के टाइम की बात करें, तो उस समय जो शैडो होगी वो या तो ईस्ट में होगी या वेस्ट में होगी, सॉरी वेस्ट में ही होगी। और अगर सनसेट की बात करें तो उसकी जो शैडो होगी हमेशा ईस्ट में होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ए बी का भाई है और सी का पुत्र है, डी सी का पिता है, तो ए का डी क्या है, ए डी का क्या है?
ए का डी क्या लगता है ये आपको बताना है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सन ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी, देन व्हाट इज डी ऑफ ए? भाई है, ब्रदर है, बेटा है, सन है, पौत्र है, ग्रैंडसन है, दादाजी है, ग्रैंडफादर है। फोर ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करके बताना है। ए बी का भाई है, सी का पुत्र है, डी सी का पिता है, तो ए का डी क्या है? सर्दी का टाइम है, थोड़ा सा रहे, जो भी आप लेते रहें ताकि आपकी सर्दी दूर रहे आपसे। और थोड़ा सा देखो देसी नुस्खा भी आपको अपनाना चाहिए। सरसों के तेल की पूरी बॉडी में मालिश करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके आपको तेल ही बॉडी में इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे हेयर ऑयल के लिए यूज करो या फिर कुकिंग ऑयल के लिए यूज करो या फिर बॉडी मालिश के लिए यूज करो। किसी भी चीज़ के लिए आपको करना है तो मेरे हिसाब से आपको कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल और बॉडी मसाज के लिए सरसों का तेल ज़्यादा यूज करना चाहिए। तिल्ली का तेल आप खाने में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेजोरिटी में आपको सरसों ऑयल भी यूज करना चाहिए। सर्दी थोड़ी उससे दूर रहती है, सर्दी थोड़ी उससे कम लगती है। रेशनल क्वेश्चन की बात करें तो ए बी का भाई है, सी का पुत्र है और डी सी का पिता है, तो ए का डी क्या है आपको बताना था, भाई, बेटा, पौत्र या दादाजी। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। प्रेरणा को उसके घर से स्कूल जाना है। प्रेरणा किसी लड़की का नाम है, उसको अपने घर से स्कूल जाना है। वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है और बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है। उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में है? अगेन फिर से डायरेक्शन रिलेटेड बात आ गई, तो आपको अपने आप को कंसिडर करना है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। फोर ऑप्शन आपके सामने गिवन है। Prerna has to go to school from her house. She leaves her house and goes towards north and turns to the left and then turns to the right. Finally, it takes a left turn and reaches the school. In which direction is the school located with respect to his house? Northeast, northwest, southeast, southwest. चलिए इसको एक बार हम वापस जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमें कहा जाना है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ में, नॉर्थ से लेफ्ट साइड क्या हो गया, दैट मीन्स नॉर्थ से लेफ्ट हो गया वेस्ट, पश्चिम दिशा में। पश्चिम से पश्चिम में फिर लेफ्ट घूमना है, पश्चिम से लेफ्ट घूमने का हम किस तरफ गए, दक्षिण दिशा में गए। तो इसको किस दिशा में होगा, दक्षिण क्या बात आ गई। सॉरी, बीच में बाई और मुड़कर दाई और मुड़ती है, अंत में बाई और मुड़कर स्कूल पहुंचती है, तो उसके घर के साथ स्कूल की दिशा में स्थित होगा। आपको ऑप्शन देने हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। ये 6 पर्सन है, 6 पर्सन एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड केंद्र में है, तो बीच में है। ए और पी छोर पर है, दोनों कॉर्नर पे है। आर ए के बाई ओर बैठा है, पी के दाई ओर कौन है आपको बताना है। ए है, एक्स है, एस है या फिर जेड है। ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। एस एंड जेड आर इन द सेंटर। A and P are at the ends. R is sitting to the left of A, who is to the right of P. फटाफट से इसका आंसर बताइए।
ए होगा, एक्स होगा, एस होगा या जेड होगा, आपको इनमें से एक आंसर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 क्वेश्चन नंबर है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाईं छोर पर है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए किस स्थान पर बैठा है, बी और डी के बीच, बी और सी के बीच, ई और डी के बीच, सी और ई के बीच। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चारों में से आपको एक आंसर देना है। फटाफट से इसका आंसर बताइए। टाइम लिमिट इसमें गिवन है, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपको सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में एक बार अगर परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो गया तो फिर कंटिन्यू चलेगी। और अगर एक मिस्टेक भी है, अगर 10 में से 6 में से 8 में जितने मेंबर में से एक की भी सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो गई तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। कॉन्सेंट्रेट करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। राम का मुंह दक्षिण की ओर है, रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुंह करके खड़ा है। उमेश का मुख किस दिशा में है? पश्चिम, पूर्व, पूर्व या जानकारी अधूरी है। आपको इनमें से चार ऑप्शन में से एक आंसर देना है। राम का मुंह दक्षिण में है, रमेश उसकी तरफ आता है, मतलब रमेश उत्तर की ओर चलता है, रुकता है और अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। उत्तर से दाहिनी ओर मुड़ता है, इसका मतलब हो गया पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में वह देखता है कि उमेश उसकी ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब उमेश उसके अपोजिट खड़ा है। तो उमेश का दिशा क्या होगा आपको बताया चली क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर कीजिए। उमेश का मुंह किस दिशा में होगा आपको बताना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि राम का मुंह जब दक्षिण दिशा में तो रमेश का मुंह उसकी विपरीत दिशा उत्तर में होगा, और फिर जब दाहिने घूमता है तो उसका मुंह पूर्व में हो जाएगा। जब रमेश का मुंह पूर्व में है तो उमेश के सामने उसका मुंह किस दिशा में होना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 आपके सामने है। ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी ई से कैसे संबंधित है? भाई, बहन, बहनोई या भाभी। ए सी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ बी। E is the brother of A and C is the sister of C. How is B related to E? A brother, B sister, C brother-in-law and D sister-in-law. ऑप्शंस आपके सामने है, टाइम लिमिट आपकी चल रही है। 1 मिनट का टास्क आपके लिए है इन क्वेश्चंस के लिए। आप 1 मिनट में सॉल्व करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परफेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन आपके सामने थे भाई, बहन, बहनोई या भाभी। क्वेश्चन ये था कि ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है। सी ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी ई से कैसे संबंधित, आपको इसका आंसर देके बताना था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। एक चूहा 20, आप इसको मीटर कंसीडर करें या इंच कंसीडर करें, कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, हम इसको मीटर मान के चलते हैं। एक चूहा 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और यदि दाई ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब वह दाई ओर मुड़ता है, 9 मीटर दौड़ता है, पुनः बाई ओर मुड़ जाता है, 5 मीटर दौड़ता है, पुनः वह बाई और 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाई और मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब चूहे का मुंह किस दिशा में है? आपको केवल दिशा बतानी है, कितना दौड़ा इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे फर्स्ट पूरब में दौड़ा, पूरब से दाएं तरफ घुमा, पूरब से दाएं घूमने का मतलब हो गया दक्षिण में, दक्षिण से दाएं तरफ घुमा मतलब क्या हो गया पश्चिम में, पश्चिम से फिर वापस बाएं तरफ घूमता है तो पश्चिम से बाएं घूमने का मतलब हो गया दक्षिण, दक्षिण के बाद वापस बाएं घूमता है, दक्षिण से बाएं मतलब हो गया पूरब, और अंत में फिर बाएं तरफ घूमता है तो पूरब से बाएं तरफ घूमने का मतलब हो गया उत्तर। चार ऑप्शन आपके सामने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाई और मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है।
पुनः वह बाई और मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है, अंत में वह फिर बाई और मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आपको बताना है 25 मीटर, 50 मीटर, 115 मीटर या 35 मीटर। दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाई और मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है, पुनः वह बाई और मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है, अंत में वह फिर बाई और मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 25 मीटर, 50 मीटर, 115 मीटर या फिर 35 मीटर। टाइम लिमिट आपकी खत्म होने वाली है और इस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन आंसर देना था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इसलिए है क्योंकि आप इसको माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि पूरब में चल रहा था पहले दीपक। दीपक सर्वप्रथम किस तरफ चलता है? पूर्व दिशा में। पूर्व से बाई तरफ घूमता है मतलब उत्तर में, उत्तर से वापस घूमता है मतलब पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम वापस आना हो गया मतलब माइनस करना है। तो 75 में से 40 माइनस करो 35, और फिर बाएं से दाएं चलता है मतलब फिर आपस 25 माइनस 25 में 25 जीरो हो गए, 35 ही बचा इसका आंसर। तो 35 मीटर मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर लिया, उसका आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी एंड डब्ल्यू ये वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे। टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो आर और वी का पड़ोसी है। एस पी का पड़ोसी नहीं है, वी यू का पड़ोसी है। क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, डब्ल्यू यू और एस के बीच में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से दो पड़ोसी नहीं है? भाई जब नहीं है तो फिर पूछना क्या है। चलो आर भी पड़ोसी नहीं है, यू भी पड़ोसी नहीं है, आर पी पड़ोसी नहीं है, क्यू डब्ल्यू पड़ोसी नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू ये 2, 2, 4, 2, 6 और 8 व्यक्ति व्रत के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो आर और वी का पड़ोसी है। एस पी का पड़ोसी नहीं है, यू वी का पड़ोसी है। क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं बैठा है, डब्ल्यू यू और एस के बीच में नहीं बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन से दो पड़ोसी नहीं है? 4 ऑप्शन है, आर वी, यू वी, आर पी एंड क्यू डब्ल्यू। टाइम लिमिट आपको खत्म होने वाला है, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर देने दें। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन में अगर एक बार सेट हो गया तो परफेक्ट सेट होगा, अदरवाइज 1 मिनट आपको और लग जाती है। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपके सामने फिर नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा और स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि हम जनवरी मंथ से हम ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आए जिसमें आप प्राइज भी जीत सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राइज जीत सके। मैं हम क्या कंडीशन रखने वाले हैं, क्या कंडीशन नहीं रखने वाले, इसके लिए आपको वेट करना होगा। हम टर्म कंडीशन सब कुछ आपको बताएंगे और कब से टेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्या सब्जेक्ट होगा, क्या टॉपिक होगा, सब चीज आपके सामने लेकर हम आपको बताएंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल पे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी कुछ नई चीज अपडेट लेकर आए हैं तो आप बेल आइकन दबा देंगे तो उसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हम आने वाले जितने भी वीडियोज है उन वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जल्दी ही हम आपके सामने एक प्राइज वाली टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप बहुत बड़े बड़े प्राइज जीत पाएंगे। हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस अपनी जगह, जब प्रैक्टिस करते करते अगर कुछ अर्निंग होती है तो लाइक जैसे आपने देखा होगा ना, पीएचडी की स्टडी करते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद जब पीएचडी की स्टडी करते हैं तो पढ़ते पढ़ते पैसे मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स पीएचडी तो नहीं करवाएंगे, यहाँ से हम आपको पीएचडी की डिग्री तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के साथ साथ हम आपको पैसे भी देंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकें। भगवान करे आप जितने भी लोग यहाँ प्रैक्टिस करें उन सबकी गवर्नमेंट जॉब लगे। आप अपनी जो जॉब चाहते हैं, जो आपके ड्रीम जॉब है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने का मौका हम आपको देंगे। साथ में कुछ पैसे भी आपको यहाँ से फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में और भी कुछ जानकार है, कुछ नॉन पर्सन है, उनको भी बताइए कि ये एग्जाम सोल्जर के जो चैनल है, इस चैनल पर हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के हम लोग वीक में कोई सा भी एक सेशन ऐसा करेंगे जिसमें आपके सामने वो लाइव क्विज हो जाएगी और उस क्विज में जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उनको प्राइज देंगे। मंडे से लेकर सैटरडे तक रेगुलर हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज आने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको हो सकता है कि इस दिन मंडे की टेस्ट सीरीज में कुछ क्विज के क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे में हो, और हो सकता है डेली कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिस क्वेश्चन में आपको आंसर देने से आपको पैसा मिले। बने रहिए हमारे साथ ताकि हम लोग अपनी तरफ से कुछ बेस्ट कर सके। अगर आपको
इस चैनल में इस टेस्ट सीरीज में कुछ अपडेट करवाने की अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि सर आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐड कीजिए, या फिर टाइम लिमिट में कुछ चेंज करना हो। सर आपने जीके क्वेश्चन में टाइम लिमिट ज़्यादा दे रखी है, या फिर मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम लिमिट कम दे रखी है, रीजनिंग में टाइम लिमिट कम दे रखी है, उस हिसाब से हम वेरिएशन कर सकें। बाकी हम आपके ही अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चंस को, यहाँ की जो टेस्ट सीरीज उनको लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।